दिखाया जाता है स्क्वाड 0, मतलब स्क्वाड 0 के चारों मेंबर एक्सेप्ट इचिबे। हमको दिखाए जाते हैं तेंजिरो, किरियो, ओएत्सु और सेंजुमारू। बेसिकली ये लोग लड़ रहे होते हैं सारे स्टैंडिटर से, सारे स्टैंडिटर जो कि ऊपर आने में कामयाब हो पाए होते हैं, और वो होते हैं एक्स स्टैंडिटर लीले, एम मेरिकल स्टैंडिटर हमारा जेरार्ड वॉल्करी जो कि सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट स्टैंडिटर है, बी द बैलेंस यानी कि हाशवॉल जो कि स्टैंडिटर का लीडर है आफ्टर युवाबा और उर्यू इशिदा। यही नहीं, इनके पास होता है डी स्टैंडिटर एस्किन नाकलेवा। ये सभी लोग लड़ रहे होते हैं स्क्वाड 0 से। पर तभी हमको एक मोमेंट देखने को मिलता है, स्क्वाड 0 के 3 कैप्टन कर लेते हैं सुसाइड, आत्मदाह। बेसिकली हमको ये बताया जाता है कि स्क्वाड 0 की पावर बहुत ज्यादा है, और अगर वो अपनी पावर रिलीज करते हैं तो फिर हेवेंस और अर्थ सब एक साथ मिलकर ड्रम्बल करने लगेंगी। इसी से बचने के लिए वो सभी लोग अपनी पावर रिलीज नहीं करते हैं, बल्कि वो सभी के सभी लोग अपनी पावर दे देते हैं सेंजू मारू को, जो कि फाइनली रिलीज कर देती है अपना बंकाई सतात्सु कारागारा शिगरामी नो सूजी। बेसिकली ये बंकाई एक मिल की तरह होता है, एक कपड़े की मिल की तरह, जहाँ पे वो डिफरेंट टाइप के क्लॉथ्स क्रिएट कर सकती है डिफरेंट टाइप के अटैक्स के लिए। और ये स्पिरिचुअल प्रेशर इतना ज्यादा होता है कि ये इचिगो और योरिची लोगों को भी महसूस हो रहा होता है। वो लोग ये होप कर रहे होते हैं कि काश स्क्वाड 0 कामयाब हो जाए स्टैंडिटस और युवाबाग को हराने के लिए, ताकि फाइनली वो लोग चैन से जी सकें। सबसे पहले हमारी सुंजमारू अटैक करती है एक्स लीले के ऊपर, और वो उसको गोलियों से धज्जियां उड़ा देती है उसकी, उसी के अटैक से उसको उड़ा देती है। फिर उसके बाद वो आगे बढ़ती है स्टैंडिटर डी की तरफ, यानी कि एस्किन की तरफ, जिसको वो एक बहुत बड़े से चादर के अंदर, लोहे का चादर जिसमें बहुत सारे स्पाइक्स होते हैं, उसके अंदर फंसा देती है। फिर उसके बाद वो बढ़ती है किसी और की तरफ नहीं, बल्कि स्ट्रॉन्गेस्ट स्टैंडिटर यानी वॉल्केरी के ऊपर, और वो उसको वहीं पे फ्रीज कर देती है। फिर वो बढ़ती है हाशवार्ड की तरफ और उसको वहाँ पे जलाने लगती है, और फाइनली वो उरियो की सारी पावर सक कर लेती है। और इसी के साथ साथ सारे स्टैंडिटर कैद हो जाते हैं अलग अलग कपड़ों के अंदर। उसके बाद वो डायलॉग मारना शुरू कर देती है कि देखो विलेंस, पावर देखो, ला 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 लोरी, दूध की कटोरी। वहीं दूसरी तरफ हमको दिखाया जा रहा होता है कि युवाबा कभी भी लड़ रहा होता है इचिबे के ऊपर, और उसके बाद इचिबे अपनी पावर रिवील करता है। इचिबे कहता है कि इस दुनिया में जितनी भी चीजें काली हैं वो सिर्फ और सिर्फ मेरी हैं, और उसकी मदद से, उसकी इनकी मदद से वो कुछ भी कर सकता है। उसके बाद वो अपना बंकाई रिलीज करता है, जिसको उसकी लैंग्वेज में कहते हैं सिनुइची, और उसके बंकाई का नाम होता है सिराफुरे इचिमोनजी। बेसिकली ये बंकाई किसी भी चीज का नाम वापस रीराइट कर सकती है, जहाँ पे इसका शिकाई किसी भी चीज का नाम इरेज कर सकती है, वहीं पे बंकाई नाम रीराइट कर सकती है। अगर इचिबे किसी का नाम रीराइट करता है तो उसकी प्रॉपर्टीज भी उसी के साथ चेंज हो जाएंगी। बेसिकली अगर इचिबे पानी को पत्ता बोल दे तो पानी पत्ते में कन्वर्ट हो जाएगा, और उसके लिए उसको फिजिकली अपनी ब्लैकिंग से वो नाम लिखना पड़ेगा, और वो इसी का यूज करके हमारी युवाबाग के ऊपर वो उसका नया नाम लिख देता है, जो कि होता है ब्लैक एंड। उसके बाद वो बोलता है कि दिस इज वेयर योर फेट एंड्स, और उसके बाद वो धुलाई करना चालू कर देता है युवाबाग की। पर इससे पहले कुछ और हो सके, युवाबाग वापस आ जाता है और एक तलवार डाल देता है इचिबे के अंदर। फिर हमको समझाया जाता है कि ऐसा हो क्यों रहा है। हमको वही वाली राइम सुनाई जाती है जो कि हम काफी लंबे टाइम से सुनते आ रहे हैं, कि जो कन्फाइड क्वींसी किंग है उसको 900 साल बाद अपनी पल्स मिलेगी, 90 साल बाद उसको मिलेगी उसका माइंड, और 9 साल बाद मिलेगी उसको अपना स्ट्रेंथ। उसके बाद हमको हाशवार्ड सब कुछ अच्छे से समझाता है। इस मैजेस्टी यानी कि युवाबाग अभी तक सब कुछ आंख बंद करके लड़ाई लड़ रहे होते हैं, इसलिए नहीं क्योंकि वो एडवर्सरीज को बहुत लाइटली ले रहे होते हैं, बल्कि इसलिए क्योंकि अभी तक 9 साल पूरे नहीं हुए होते हैं और युवाबाग को अपनी मेन पावर नहीं मिली होती है। और फिर बिग रिवील होता है, हमको बताया जाता है कि एक्चुअली में इसकी पावर है क्या, इसकी पावर है ऑल माइटी, और जब तक ऑल माइटी है तब तक कोई भी अटैक उसके ऊपर काम नहीं कर सकता। जो भी अटैक युवाबाग देख सकता है वो अटैक उसके ऊपर कभी भी काम नहीं कर सकता। ये सब होता ही रहता है। वहीं दूसरी तरफ सेंजुमारू के फैब्रिक में से निकल आता है उर्यू इशिदा। युवाबाग का पावर अप हुआ है तो उसी कारण उर्यू को भी काफी सारी पावर मिल जाती है। उधर हाशवार्ड भी फ्री हो ही चुका होता है, पर उसकी कोई जरूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि उर्यू अकेले काफी ज्यादा अच्छे से लड़ रहा होता है सेंजुमारू से। फिर वो लिक ड्रैगन का यूज करके उसके ऊपर काफी लंबा चौड़ा अटैक भी कर देता है। वहीं दूसरी तरफ सेंजुमारू कंटिन्यूअसली उसका मजाक भी उड़ा रही होती है कि तुम्हारे पास कितनी पावर हो सकती है, तुम लोग फॉरसेकन हो, ला लोरी, दूध की कटोरी। वो ये कह रही होती है कि आज मैं यहीं पे तुम्हारी ब्लड लाइन कम्प्लीटली एरेडिकेट कर दूंगी। वो अपने नए अटैक से उसके ऊपर अटैक पे अटैक की जा रही होती है। उसके पैर वो बांध देती है एक अपने क्लोथ से, और वो कंटिन्यूअसली नए अटैक किए जा रही होती है। फिर हमको दिखाया जाता है उर्यू जो कि कम्प्लीटली टाइड अप होता है, और उसके बाद वो उसके गले के अंदर एक पिन डालती है और कहती है इससे थोड़ा सा दर्द होगा। वंस अगेन वापस सीन कट होता है और हमको बताया जा रहा होता है कि कैसे युवाबाग की पावर काम करती है। उधर इचिबे बहुत ज्यादा चिंतित हो गया होता है, पर फिर भी वो कहता है कि तुम्हें लगता है मैं हार जाऊंगा, तुम कितने भी ज्यादा पावरफुल हो जाओ, पर तुम्हें ये बात याद रखना चाहिए कि पूरी दुनिया की ब्लैक मेरी दोस्त है, और पूरी दुनिया के ब्लैक को तुम कैसे हराओगे। उसके बाद वो एक लंबी चौड़ी सी पोएम बोलता है। तो बस कुल मिला के यही था कि दुनिया भर का काला, चाहे वो अंधेरा का हो, चाहे वो हो रात का, चाहे वो हो परछाई का, चाहे वो हो कलर का, सब कुछ उसका हो जाए। और उसके बाद वो अपना फाइनल अटैक रिलीज करता है फुटेन ताइत्सुर्यो, जिसकी मदद से वो
वो युबाक को नथिंगनेस में रिटर्न करने की सोच रहा होता है, पर युबाक बोलता है कि मैंने तुम्हें ऑलरेडी बता दिया है कि जो भी अटैक मैं देख सकता हूँ वो अटैक मेरे ऊपर काम नहीं करेगा। फिर वापस सीन कट होता है, हमको दिखाई जाती है सेंजामारू जो कि बोल रही होती है इशिदा से कि क्या ये स्टैंडिटर पावर है, और वो बोलती है कि पर इससे क्या फायदा, तुम मुझसे बच के तो नहीं जाने वाले हो। जिसपे उर्यू कहता है कि ये बहुत आर्ट चीज है कहने के लिए, क्योंकि देखो तो फंसा हुआ कौन है। फिर हमको दिखाया जाता है कि सेंजामारू एक्चुअली में फंस चुकी हुई है, और फिर उर्यू गजब का डायलॉग भी मारता है कि तुम्हें लगता है कि तुमने अपने बंकाई में मुझे फंसा लिया है, बल्कि अपने बंकाई में फंसने वाली तो तुमको दो। उसके बाद वो एक एरो का यूज करता है और वहीं पे मार देता है सेंजामारू को। और इसी के साथ साथ हमको बताया जाता है कि स्क्वाड 0 के 4 मेंबर मर चुके हैं, और वो सारे स्टैंडिटर जो कि उसके कपड़ों के अंदर फंसे होते हैं वो सभी के सभी फ्री भी हो जाते हैं। और फिर दूसरी तरफ हमको दिखाया जाता है कि युबाक भी आसानी से हरा देता है इचिबे को, और वो 3 कदम दूर जाके गिरता है उस सील से जिस सील को लगाया गया था सोल किंग के बीच में और इन लोगों के बीच में। फिर सारे स्टैंडिटर एक साथ आगे बढ़ने लगते हैं सोल किंग की तरफ, और धीमे धीमे करके रास्ता अपीयर होने लगता है। हमको बताया जाता है कि कम्प्लीटली स्क्वाड 0 गिर चुका है और उनके 1000 साल का वेट फाइनली वैल्यू में कन्वर्ट हो रहा है। युबाक के अगल बगल की सारी चीजें रियात्सु में कन्वर्ट होने लगती हैं, और वही सब चीजें बन जाती हैं सीढ़ी जिसका यूज करके वो बढ़ रहा होता है सोल किंग की तरफ। ये तो कुछ ज्यादा ही पोएटिक हो गया, और ये सीन भी देखने में बहुत ही ज्यादा सुंदर था। और इसके बाद हमको फाइनली दिखाया जाता है कि फेस टू फेस होते हैं सोल किंग 3 दुनियाओं के राजा और युबाक, और इसी के साथ साथ ये एपिसोड खत्म हो जाता है। क्या कमाल की एंट्री है इस पुराने एनिमे के नए नवेले हाल की। फिर आते हैं क्रेडिट्स, और क्रेडिट के बाद हमको बचे हुए सीन दिखाए जाते हैं। हमको दिखाया जाता है कि इचिगो की पूरी गैंग वापस आ चुके होती है। फिर इचिगो को आते ही कोई बोलने लगता है कि ओशो मेरा नाम लो, ओशो मेरा नाम लो। फिर उसके बाद इचिगो नाम लेता है इचिबे, और ये नाम लेते ही वो वापस जिंदा हो जाता है। इसकी पावर ही तो नाम से बेस्ड है, अगर कोई इसका नाम लेता है तो उनकी छोटी सी पावर लेके वो रीजनरेट खुद को कर सकता है। फिर इचिबे इचिगो से कहने लगता है कि प्लीज तुम्हें रोकना होगा किसी भी हालत में युबाक को, क्योंकि सोल किंग इस पूरी दुनिया की है। अगर सोल किंग मर जाएगा तो सेरेटे, लिविंग बर्ड और योकोमुंडो तीनों ही दुनिया खत्म हो जाएंगी, और अगर ये तीनों दुनिया खत्म हो जाती हैं तो बचेगा ही क्या। वो कहता है कि भले मुझे मेरी बॉडी मिल गई है पर मेरी पावर आने में काफी ज्यादा टाइम लगेगा, तो इसलिए ये काम तुम्हें इचिगो करना ही होगा। तब तक हमको दूसरा सीन दिखाया जाता है जहाँ पे युबाक आगे बढ़ रहा होता है क्रिस्टलाइज सोल किंग की तरफ, और इससे पहले कि कुछ और हो पाए वो सोल किंग को तलवार से वही मार देता है। उसी दुनिया दिखाई जा रही होती है जहाँ पानी में एक आदमी गिरा हुआ होता है, और फिर वही आदमी बन जाता है युबाक। फिर उसके बाद युबाक बोलते हुए सुनाई देता है कि फेयरवेल सोल किंग माई फादर। बेसिकली यहाँ पे ये रिवील हो रहा है कि जो सोल किंग है वो कोई और नहीं बल्कि युबाक का फादर है। फिर उसके बाद यहाँ पे बहुत सारे ऐसे सीन दिखाए जाते हैं जो कि वन कट स्टिल फ्रेम्स होते हैं, जैसे कि एक तलवार दिखाई जाती है, वंस अगेन एक आदमी दिखाया जाता है, एक चेम्बर दिखाया जाता है, वही चेम्बर जिसमें हमारा सोल किंग को रखा गया था, और बहुत सारे हाथ दिखाए जाते हैं जो कि एक बच्चे की तरफ बढ़ रहे होते हैं, और उनके पास वो क्विंसीज वाला मार्क आ रहा होता है उनके हाथ में। वंस अगेन हमको युवा बात करते हुए दिखाया जाता है जो कि अपने फादर यानी कि सोल किंग से बात कर रहा होता है, क्या तुम वो 4 सेकंड आवाजों को सुन सकते हो। उसके बाद हमको कोई और नहीं बल्कि इचिगो भी दिखाया जाता है। उसके बाद फिर से वंस अगेन हमको वन कट शॉट बहुत सारे दिखाए जा रहे होते हैं जहाँ पे इचिगो एंड गैंग रॉयल पैलेस की तरफ एंट्रेंस कर रहा होता है। वहीं पे हमको दिखाया जा रहा होता है कि हर जगह अर्थक्वेक्स आ रहे होते हैं, चाहे सैरेटे में हो चाहे वो तीनों ही दुनियाएं खत्म होने वाली होती है, क्योंकि दुनिया की यानी कि सोल किंग को मार दिया गया होता है। हमको इशिडा का रेसेस भी दिखाया जाता है जहाँ पे हमको दिखता है उर्यू का बाप। इसके अलावा हमको ये बात बोलते हुए सुनाई देता है कि अब मैं तुम्हारी एंडलेस ह्यूमिलेशन को इसी बात पे खत्म कर दूंगा। उसके बाद वहाँ पे आ जाता है इचिगो और उसके सारे दोस्त, जिसको देख के ये बात बोलता है कि इचिगो और मतलब तुम्हारे सारे भाई बंधु, मैं तुम लोग को एक्सपेक्ट कर रहा था, मैंने ये फ्यूचर देख के रखा था, आई फॉरसॉ दिस। उसके बाद वो बताने लगता है कि फॉरसॉ का मतलब क्या है, जो कि इचिगो पहले पूछता है, तो वो बताता है ये जो मेरी आंखें हैं ये भविष्य देख सकती हैं, और ये आंखें सही साइन है लेकिन इट्स द ट्रू साइन ऑफ अ क्विंसी। उसके बाद ये बात एक्नॉलेज करता है कि कैसे इचिगो के पास 2 जानफाक्टो हैं, इसका मतलब कि वो ऑब्वियसली पहले से ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो चुका होता है। तब दोनों लोगों में गजब की मार शुरू होती है, पर इससे पहले कुछ हो पाए तुरंत इचिगो रिलीज कर देता है एक गेत्सुगा टेंशो, और जो रॉयल पैलेस होता है वो कम्प्लीटली डिस्ट्रॉय हो जाता है। दोनों लोग हवा में होते हैं, एक दूसरे को देख रहे होते हैं, दोनों लड़ाई पे लड़ाई कर रहे होते हैं, एक जगह से दूसरी जगह गिर रहे होते हैं, दूसरी जगह से तीसरी जगह गिर रहे होते हैं। मैं यहाँ पे अटैक्स का नाम बता दे रहा हूँ पर आप फाइट तो खुद ही से देख सकते हैं। फाइट में एक्सप्लेनेशन में करने रहूंगा तो आपको बल्कि मजा चला ही जाएगा। ये लोग एक वाटरफॉल में आके गिरते हैं, जहाँ पे गिरने के बाद हमारा युबाक डिफेंस यूज करता है जो कि क्विंसीज का मेन डिफेंस होता है। उसके बाद वो यूज करता है संकट बॉम्ब, जो कि बेसिकली एक वाटर बेस्ड अटैक है क्योंकि वो लोग वाटरफॉल पास में गिरते हैं। फिर उसके बाद वंस अगेन इचिगो यूज करता है गेत्सुगा टेंशो खुद को प्रोटेक्ट करने के लिए, मतलब काफी डिफेंसिवली, जिससे युबाक एक बार के लिए तो इंप्रेस हो ही जाता है। फिर उसके बाद युबाक
युवाक उसकी छटाई करने लगता है और वो कहता है कि तुम तो ऐसे लड़ रहे हो जैसे कि तुम फाइट बैक भी नहीं कर रहे हो, अगर तुम ऐसे लड़ोगे तो तुम डेफिनेटली मारे जाओगे। उसके बाद वो एक और अटैक यूज करता है जिसका नाम होता है क्वालक्रीज। फिर उसके बाद वो एक और अटैक यूज करता है जिसका नाम होता है स्वान जिंगार, जिससे कि वो बहुत सारी एरोज फायर कर देता है इचिगो के ऊपर और इचिगो कंटिन्यूअसली गेत्सुगा टेंसो का यूज करके अपने आप को बचा रहा होता है। उसके बाद वो क्रॉस वाला गेत्सुगा टेंसो यूज करता है, का नाम है गेत्सुगा जुजिसु, जिससे एक बहुत ही बड़ा सा ब्लास्ट होता है। ये देखने के बाद युबाक को लगता है कि ओके ब्रो, यू आर एक्चुअली रियली पावरफुल, मतलब इम्प्रेस तो कर ही देता है एक बार के लिए युबाक को इचिगो। उसके बाद युबाक बोलना चालू करता है, मुझे पता है कि तुम इराजू शांडो में गए हो, वो भी स्क्वाड अंडर के अंदर, इसी कारण तुम्हारा पोटेंशियल इतना ज्यादा बढ़ गया है। बेसिकली ये जो जगह है इराजू शांडो, जिसका नाम मैं काफी मुश्किल से ले पा रहा हूँ, तो इसको हम लोग सांडो बुलाएंगे, यानी कि बेसिकली ये जो जगह है सांडो, ये पोटेंशियल सोल किंग कैंडिडेट्स को लेके जाया जाता है यहाँ पे, ताकि उनको और भी बहुत सारी पावर मिल सके, पर उससे ज्यादा उनको मिल सके मेमोरी। फिर अभी भी इचिगो ऊपर होता है, जिसके बाद युबाक कह रहा होता है कि तुम ऐसा लग रहा होगा कि तुम मेरी बहुत कटाई शटाई कर रहे हो, पर बात यह है कि मैंने अभी तक अपनी आंखें खोली ही नहीं है, मैंने अभी तक अपनी पावर रिलीज की ही नहीं है। उसके बाद वो कहता है कि ट्रू बैटल तो अब स्टार्ट होने वाली है। उसके बाद इचिगो कंटिन्यूअसली अटैक करने की कोशिश कर रहा होता है युबाक के ऊपर, पर वो इजीली उसको इवेड कर ले जाता है और उसके बाद उसके मुंह पे एक हाथ रखता है और हाथ रखने के बाद एक बहुत बड़ा सा ब्लास्ट करता है, जिसके बाद इचिगो वंस अगेन जाके गिरता है रॉयल पैलेस के ऊपर। वो इचिगो की कंटिन्यूअसली छटाई कर रहा होता है और बार बार बोल रहा होता है कि कैसे उसने ये भी फ्यूचर में देखा है, वो भी फ्यूचर में देखा है। उसके बाद वो इचिगो को मारते मारते उन्हीं लोग के सामने ला देता है जो कि इचिगो के दोस्त होते हैं। वंस अगेन हमको सेरेटे का सीन दिखाया जाता है जहाँ चल रहे होते हैं भूकंप, और भूकंप के कारण सब लोग बहुत ज्यादा चिंतित होते हैं। हमको दिखाया जाता है रेंजी, रुकिया, सोईफोन, जो कि सारे लोग बढ़ रहे होते हैं रिसर्च एंड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट की तरफ, यानी कि जहाँ पे उरोहारा होता है। हमको बीच में शिनजी भी दिखाया जाता है। लोग बात कर रहे होते हैं कि हम लोग यहाँ बैठे बैठे कुछ फिगर आउट वैसे कर भी नहीं सकते हैं, तो चलते हैं वहीं पे जहाँ सब कुछ पता चल सके, यानी कि उरोहारा के पास। फिर हमको केनपाची जराकी भी दिखाया जाता है जो कि बहुत ही ज्यादा ब्लडीड होता है। अपनी लास्ट बैटल के बाद उसको काफी ज्यादा चोटें लग चुकी होती हैं और उसके शरीर पे काफी ज्यादा चोट होता है और उसका फर्स्ट एड कर रहा होता है कोई और नहीं बल्कि कैप्टन उकीटाके। फिर हमको दिखाया जाता है उरोहारा से क्वेश्चन पूछा जा रहा होता है कि अगर वॉर केवल और केवल क्विंसी और सोल रिपर्स के अगेंस्ट थी तो फिर किस लिए क्विंसीज ने बिना सोल रिपर्स को मारे ही रॉयल कैपिटल की तरफ अपना कदम बढ़ा दिया। मतलब बेसिकली अगर उनको रॉयल पैलेस में जाना भी था तो कम से कम सोल रिपर्स को मार के तो जाते, वो बिना मारे क्यों चले गए। फिर हमको एक बहुत कमाल की हिस्ट्री फैक्ट बताया जाता है। बेसिकली ये बताने से पहले युबाक इचिगो से पूछता है क्योंकि तुम गए थे सांडो के अंदर तो तुम्हें भी पता होगा कि मैं क्या बात कर रहा हूँ, तुमने भी वो देखा ही होगा। बहुत समय पहले की बात है, एक दुनिया हुआ करती थी, अ वर्ल्ड आउटसाइड, और वो कम्प्लीटली घिरी हुई होती थी डार्कनेस से, जो कि थ्रेटन करती थी उस दुनिया को, और उस डार्कनेस से लड़ता था कोई और नहीं बल्कि सोल किंग। सोल किंग वाज एबल टू रिपेल दिस डार्कनेस, पर आज इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग बीइंग सिर्फ और सिर्फ स्टेबिलिटी के लिए यूज हो रहा होता है। फिर हमको युबाक आगे बताता है कि वो सब कुछ देख सकता है, वो यानी कि सोल किंग। सोल किंग ने सब कुछ देखा, 1000 साल की जो लड़ाई थी, ये जो दुनिया थी, सब कुछ देखा, और फिर भी उसने डिसाइड किया कि वो अबैंडन कर देगा क्विंसीज को। इसी कारण बहुत सारे क्विंसीज मारे गए। बेसिकली मैं आपको समराइज करके बता देता हूँ, ये बहुत ही ज्यादा स्कैटर्ड है इस एपिसोड में, और मैं आपको एक लाइन में शुरू से एकदम क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में बता देता हूँ। बेसिकली बात ऐसी है कि पहले एक दुनिया हुआ करती थी जहाँ पे तीनों दुनिया कंबाइंड थी। तीनों दुनिया मतलब कि ह्योकोमुंडो जहाँ पे हॉलो रहते हैं, लिविंग वर्ल्ड यानी कि जो अर्थ है, और उसके बाद सेरेटे या फिर आप सोल सोसाइटी जो भी कह लीजिए, ये तीनों दुनिया एक समय पे कंबाइंड हुआ करती थी। और इसके अलावा सिर्फ और सिर्फ हुई करती थी डार्कनेस। डार्कनेस से कोई और नहीं बचाता था इस दुनिया को, बस बचाता था सोल किंग। पर सोल किंग को यहाँ पे लाके किसी ने यहाँ पे ऐसे बैटरी की तरह लाके रख दिया है जो कि तीनों दुनियाओं को अलग रखता है। जिसका क्या कारण है ये तो भी हमको नहीं बताया गया है, जो कि बाद में फिर रिवील होगा ही होगा, जो कि तीनों दुनियाओं को अलग रखता है और उसको प्रोटेक्ट करता है, स्टेबिलिटी बनाए रखता है। पर सोल किंग की ये ह्यूमिलिएशन है, मतलब तुम खुद ही सोचो, तुम्हारी बॉडी काट के तुमको सस्पेंडेड स्टेट में ऐसे लटका दिया जाए तो तुम्हारी कितनी बड़ी ह्यूमिलिएशन होगी। और इसी ह्यूमिलिएशन से बचाने के लिए आया है युबाक, और युबाक को चिंता इतनी ज्यादा इसलिए है क्योंकि सोल किंग इसका पाप है। तो ये था क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में कि क्या क्या हुआ था, और यही बात हमको उरोहारा और युबाक बारी बारी समझाते भी हैं। फिर जैसा मैंने कहा कि हम देखते हैं कि सारे कैप्टन बढ़ रहे होते हैं उरोहारा की तरफ, वो सारे कैप्टन वहाँ पहुंच भी जाते हैं। उरोहारा कहता है कि तुम लोग बहुत सही टाइम पे आए हो, मुझे तुम्हारी बहुत जरूरत भी थी। वो लोग भी जानना चाह रहे थे कि ये भूकंप कैसे आ रहा है, क्यों आ रहा है। आई मीन ऑब्वियसली क्योंकि वो नहीं देख सकते हैं कि सोल किंग के साथ ऊपर क्या हो रहा है, पर फिर भी वो लोग ये सब महसूस तो कर ही पा रहे होते हैं। उधर इचिगो अभी भी युबाक से लड़ रहा होता है और वो कह रहा होता है कि मैं पूरी दुनिया को बचा लूंगा, ये कर लूंगा। जिसके बाद युबाक कहता है कि तुम कितने ज्यादा इग्नोरेंट हो, तुम कितने ज्यादा एरोगेंट भी हो, तुम कैसे सोचते हो कि तुम पूरी दुनिया को बचा सकते हो, और क्या तुम ही पूरी दुनिया को बचा सकते हो। जिस पे इचिगो कहता है कि नहीं, मुझे इससे फर्क नहीं पड़ता कि मैं ही बचा सकता हूँ कि कोई और बचा सकता है। इन एनी केस वो एक छोटा सा सीन इचिबे का भी दिखाया जाता है जहाँ पे वो बोल रहा होता है कि आई एम सॉरी ह्यूमन, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि तुम लोग हरा पाओगे युबाक को, पर फिर भी पीस इज ऑल अबाउट दिस, यानी कि कभी हार कभी जीत, पर फिर भी पीस तो होता ही है। फिर जैसा मैंने कहा कि उधर लड़ाई चल रही होती है इचिगो और युबाक के बीच में, उसी बीच में आ जाती है योरोइची और उसको वो कम्प्लीटली थ्रेड्स में घेर लेती है। वो कहती है कि तुम उसको टच करोगे तो मिलियन पीसेस में तुम कट जाओगे। उसके बाद योरोइची कहती है कि तुम बहुत ज्यादा बोलते हो, इसलिए तुम बहुत सारी ओपनिंग
मीनिंग भी छोड़ देते हो। इस अटैक का नाम होता है टेंशी हिशिशो हिशाकी मोई। आई मीन मैं क्या कर सकता हूँ भाई, इतने कठिन कठिन नाम लोगों ने रख दिए हैं। योबाक उसके बाद योबाक आसानी से इस अटैक को चला देता है और उसके बाद कहता है कि मैंने ये भी देखा था। फिर उसके बाद हमको रिवील दिखाया जाता है सोल किंग का, जिसकी छाती में एक स्वॉर्ड होती है। इचिगो दौड़ के उड़ के जाता है और वो तलवार निकालने लगता है। योबाक बोल रहा होता है कि निकाल दो ये तलवार निकाल दो, और उसके बाद अपने हाथों से डिस्ट्रॉय कर दो सोल सोसाइटी को। जैसे ही वो तलवार निकालता है तुरंत उसके ऊपर क्विंसी ब्लड टेक ओवर करने लगता है। योबाक कहता है तुम्हारे अंदर जो क्विंसी ब्लड है वो कभी भी फॉरगिव नहीं करेगा सोल किंग को, क्योंकि सोल किंग ने क्विंसीज को अबैंडन कर दिया था। तीनों दुनिया की स्टेबिलिटी बचाने के लिए उसने ऑलमोस्ट 2 बार क्विंसीज का कंप्लीट एक्सटेंशन कर दिया था। इसी कारण जो तुम्हारे अंदर का क्विंसी ब्लड है वो सोल किंग को मारना चाहता है, और होता भी ऐसे ही है। जैसे ही वो तलवार बाहर निकालता है कंप्लीटली टेक ओवर हो जाता है इचिगो की बॉडी के ऊपर, इम्यूनिटी से हाथ के ऊपर, जिस हाथ में तलवार होती है क्विंसी ब्लड का, और वो एक ही स्ट्राइक में वो बड़ा सा जो जेम होता है जिसके अंदर सोल किंग की बॉडी स्टोर होती है उसको वहीं पे खत्म कर देता है। उसको बीच से कट कर देता है, एकदम गोजो सातरो मोमेंट दे देता है। उसके बाद कमाल का डायलॉग मारते हुए योबाक कहता है कि जो भी तुम करते हो वो सिर्फ और सिर्फ मेरी विल है, तो कम्प्लीटली ब्रेक। उसके बाद हमको एक और बात बताई जाती है और ये बात बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। योबाक हमको बताता है कि वो वैसे भी खुद मार भी नहीं सकता था सोल किंग को, क्योंकि सोल किंग को मारने के लिए उसको कोई एक ऐसा बंदा चाहिए जिसके पास ह्यूमंस, शिनिगामी, फुल ब्रिंगर्स, हॉलो सबकी पावर हो। इसके अलावा उसके पास क्विंसी की पावर होनी चाहिए, इसलिए उसको चाहिए था। वो आगे कहता है कि तुम्हारी जो सोल रिवर्स की पावर मिली थी, तुम्हारे साथ जो भी कुछ हुआ है वो सिर्फ और सिर्फ इसी मोमेंट के लिए, आज के लिए हुआ था, ताकि तुम आज सोल किंग को आके मार सको। फिर वो वंस अगेन अपनी पावर को फ्लेक्स करते हुए बोलने लगता है कि दिस इज अ फ्यूचर आई सॉ। फिर उसके बाद एक बहुत बड़ा सा ब्लास्ट होता है और हमको तीनों दुनिया वापस दिखाई जाती हैं, जहाँ भी बहुत बड़े अर्थक्वेक आ रहे होते हैं। हमको दिखाया जाता है कि सोल सोसाइटी में जो उनका रिसर्च एंड डेवलपमेंट सेंटर था वो तो कम्प्लीटली डिस्ट्रॉय ही हो जाता है। हमको अर्थ का भी अर्थक्वेक दिखाया जाता है। फिर हमको दिखाए जाते हैं इचिगो के स्कूल के दोस्त, जो कि सोच रहे होते हैं कि इसका एपिक सेंटर क्यों नहीं मिल रहा है। एपिक सेंटर यानी कि इस अर्थक्वेक का एपिक सेंटर कहाँ से शुरू हो रहा है। उसमें से एक दोस्त सजेस्ट करता है कि क्या पता ये इसलिए हो रहा हो क्योंकि अर्थक्वेक का सोर्स अर्थ से हो ही ना। फिर उसके बाद हमको एक हाथ में पास दिखाया जाता है एक लड़की के, और वो पास वही होता है जो कि पास इन लोगों के पास होता है सोल सोसाइटी में जाने के लिए। मुझे पता है मैंने बहुत ज्यादा बार पास बोल दिया, पर बेसिकली दिस पास इज यूज्ड सो दैट दे कैन गो इनटू द सोल सोसाइटी, और इसको कोई और नहीं बल्कि इचिगो ने ही इन लोगों को दिया होता है। शायद इचिगो ने या फिर उकिटाके ने, आई डोंट रिमेंबर एग्जैक्टली, बट अब इसका यूज करके ये लोग ऑब्वियसली सोल सोसाइटी में जाने ही वाले हैं। उसके बाद हमको वंस अगेन योबाक लास्ट लाइन बोलते हुए सुनाई देता है। वो कहता है कि सोल किंग मर चुका है, अब सब कुछ एग्जिस्ट करना खत्म हो जाएगा, एवरीथिंग विल सीज टू एग्जिस्ट। इसके बाद वो कहता है कम इचिगो, लेट्स वॉच द एंड ऑफ सोल सोसाइटी टुगेदर। और टाके और शिनसुई ये दोनों लोग स्पारिंग कर रहे होते हैं, और इस समय ये दोनों लोग बहुत ही ज्यादा यंग होते हैं। इनको सुपरवाइज कर रहे होते हैं कैप्टन पुनोहाना और कैप्टन यामामोटो। वो दोनों लोग इन दोनों को लड़ाई करते हुए देख रहे होते हैं, और फिर सीन होता है कट। सीन कट होने के बाद हमको वंस अगेन कैप्टन उकिटाके दिखाए जाते हैं। वो आगे बढ़ रहे होते हैं सेंट्रल स्टेज की तरफ, और वो कह रहे होते हैं कि मैं प्लेस लूंगा अब सोल किंग की। ये बात सुनने के बाद सब लोग शॉक्ड हो जाते हैं कि ये पॉसिबल कैसे है, जिसपे वो बताता है कि ये पॉसिबल है पर कैसे है ये मैं थोड़ी देर बाद समझाता हूँ। फिर वो धीमे धीमे अपने कपड़े उतारने लगते हैं कैप्टन उकिटाके, और उन्हीं के साथ साथ उनके अंदर से निकलने लगती है एक ब्लैक कलर की कमाल की ऑरा। इसके बाद वो बंदा बहुत ज्यादा कूल लग रहा होता है, और एक मोमेंट मुझे लगता है कि इसके पंख ही निकल आएंगे, पर ऐसा कुछ नहीं होता है, बल्कि वो पूजा करने लग जाता है। वो पूजा कर रहा होता है किसी भगवान की जिसका नाम होता है मिमी हागी। वो वंस अगेन कह रहा होता है कि मिमी हागी मेरी बॉडी ले लो और मेरी इलनेस को खा जाओ। फिर सीन कट एक और बार होता है। इस बार हमको पास्ट में लेके जाया जाता है फिर से, और हमारे सामने पड़ा होता है एक बहुत छोटा सा उकिटाके, जो कि हमको बताया जाता है बाद में कि ये 3 साल का है। जैसे हमको पता है कि पूरा नाम है उकिटाके का कैप्टन जोशिरो उकिटाके, तो इसीलिए उसकी मम्मी कह रही होती है कि जोशिरो आई एम रियली सॉरी कि मैंने तुमको जन्म दिया, पर जब मैंने तुम्हें जन्म दिया तब तुम कम्प्लीटली स्ट्रॉन्ग हेल्दी बच्चे नहीं थे। फिर हम देखते हैं कि उसके मम्मी पापा प्रेयर कर रहे होते हैं सेम गॉड से, सेम गॉड यानी कि मिमी आगे से। ये जो गॉड होता है ये एक राइट हैंड की तरह होता है जिसके ऊपर एक आंख बनी होती है। वो लोग कंटिन्यूअसली प्रेयर गा रहे होते हैं, जो कि होती है किल द इलनेस, ईटिंग अवे आवर चाइल्ड, डिवाउर हिज ऑर्गन। बेसिकली कि हमारे बच्चे की बीमारी को कम्प्लीटली खत्म कर लो, उसके बदले में उसके ऑर्गन ले लो। दिस इज काइंड ऑफ एक्सचेंज कि आप मेरे ऑर्गन ले लो, बदले में आप मेरी बीमारियां खत्म कर दो। फिर उसके बाद हमको उकिटाके दिखाया जाता है, जो कि बहुत ही ज्यादा बीमार होके नीचे पड़ा होता है। वो तभी हाथ उठाता है, अपनी मम्मी के गालों पे रखता है और कहता है कि मम्मी प्लीज यार दुखी मत हो यार,
इट्स ओके यार, एवरीथिंग इज चिल यार। तभी हम देखते हैं कि वो जो हाथ होता है मिमीहागी का, उसमें से पानी निकलने लगता है और वो पानी धीमे धीमे उसी ब्लैकनेस में कन्वर्ट हो जाता है जो कि हमको स्टार्टिंग में दिखाई जाती है। वो ब्लैकनेस कंप्लीटली इंगल्फ कर लेती है हमारे जोशिरो को। फिर जोशिरो एक दूसरी दुनिया में उड़ता है। उस दूसरी दुनिया में वही वाला हाथ उसके सामने होता है, पर इस बार वो हाथ स्टैचू के फॉर्म में नहीं बल्कि एक लिविंग हाथ के फॉर्म में होता है और उसके पास एक और आंख होती है। वंस अगेन उस आंख में से पानी निकल रहा होता है और वो पानी अपनी अंजलि में भर के पी लेता है जोशिरो, और उसको पीने के बाद वो पूरा काला हो जाता है, फिर वापस सफेद हो जाता है, पर फिर वो वापस ठीक हो जाता है। फिर हमको एक छोटा सा टाइम स्किप दिखाया जाता है जिसमें जोशिरो थोड़ा सा बड़ा हो चुका है। वो आगे बढ़ रहा होता है, तभी वो देखता है कि एक यंग आदमी और एक बूढ़ी औरत लड़ाई कर रहे हैं। बेसिकली वो दोनों टकरा गए होते हैं और वो जो यंग आदमी होता है वो बहुत ज्यादा अपनी धौंस जमा रहा होता है, तो उसको रोकने के लिए बीच में जोशिरो कूद पड़ता है, पर तब तक वो बूढ़ी औरत उसको लतियात देती है। लात खाने के बाद वो आदमी आगे बढ़ के उस बूढ़ी औरत को मारने के लिए चल रहा होता है। तब तक उकीटाके कहता है कि मत मारो, मिस ओयो ने बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, वो फायर बॉल है उनकी एज इतनी ज्यादा होने के बाद भी। फिर उसके बाद वो वाला बंदा गुस्सा के उकीटाके के ऊपर हाथ उड़ाने चलने होता है। तब तक वो वंस अगेन जुजुत्सु दिखाते हुए सब कुछ अटैक डिफ्लेक्ट करते हुए उसका हाथ दबा देता है और अपना नाम बताता है। इसके बाद वो आदमी वहां से फ्रस्ट्रेट होकर चला जाता है और इसी बीच हमको ये भी बताया जाता है कि उकीटाके 13 कोर गॉड का मेंबर भी है। फिर एक और बार सीन कट होता है और हमको कैप्टन शिनसुई दिखाए जाते हैं जो कि उकीटाके से कह रहे होते हैं कि डोंट ओवरडू इट। फिर वही वाला सीन हमको दिखाया जाता है जो कि हमको इस एपिसोड की शुरुआत में दिखाया गया था। इसका मतलब शिनसुई और उकीटाके एक दूसरे से तलवारबाजी कर रहे होते हैं। दोनों के हाथों में दो तलवार होती है और दोनों लोग दिशम दिशुम कर रहे होते हैं। इसको वंस अगेन जैसा मैंने बताया सुपरवाइज कर रहे होते हैं कैप्टन यामा और कैप्टन उनोहाना। जहाँ पे कैप्टन उनोहाना उनकी तारीफ कर रही होती है, वहीं पे कैप्टन यामा कह रहे होते हैं कि ये लोग स्टिल ग्रीन है, यानी कि इन लोग अभी भी बहुत ज्यादा छोटे से नन्हे मुन्ने प्यारे बच्चे हैं, पर इनके अंदर पोटेंशियल बहुत ज्यादा है। तभी हम देखते हैं कि उकीटाके अपने मुंह से खून खांसने लगता है, जिसके बाद भी शिनसुई उसके ऊपर कोई भी रैम नहीं खा रहा होता है। दोनों लोग आपस में तलवार लड़ा रहे होते हैं और दोनों लोग अपने फाइनल अटैक के लिए आगे बढ़ते हैं। दोनों लोग की फाइनल अटैक में तलवार टूट भी जाती है, जिसके बाद दोनों एक दूसरे की तारीफ भी करते हैं। उकीटाके अपने आप को इंट्रोड्यूस करता है और शिनसुई अपने आप को इंट्रोड्यूस करता है, जिसपे उकीटाके कहता है कि मुझे पता है। शिनसुई कहता है कि मुझे भी पता है कि तुम्हें पता है, क्योंकि मैंने नोटिस किया है कि तुम क्लास के टाइम पे मुझको घूरते रहते हो। जिसपे उकीटाके कहता है कि क्या मैं इतना ऑब्वियसली स्टेयर करता हूँ, जिसपे वो कहता है हाँ तुम इतना ऑब्वियसली स्टेयर करते हो। फिर दोनों लोग बात करने लगते हैं। उकीटाके कहता है कि मुझे तुमसे एक फेवर चाहिए, और फिर वो बताता है कि उसको बेसिकली एक स्वीट चाहिए थे जो कि शिनसुई के पास हुआ करते थे, और वो स्वीट्स थे मोनाका स्वीट्स। शिनसुई मोनाका स्वीट्स दे देता है उकीटाके को और वो लेके आगे बढ़ रहा होता है अपने घर की तरफ। तभी शिनसुई बताता है कि इसमें अल्कोहल होता है। इसको सुन के जोशिरो थोड़ा सा शॉक्ड हो जाता है, क्योंकि वो ये स्वीट्स देने के लिए लाया होता है अपने छोटे भाई बहनों को जो कि अल्कोहल से बनी हुई चीजें नहीं खा पी सकते हैं। और फिर हमको काफी सारे सीजन चेंज होते हुए दिखाए जाते हैं। ये बदलते हुए सीजन बेसिकली सिंबोलिज्म है कि कैसे टाइम बीत गया दोनों की दोस्ती को, पर दोनों की दोस्तियां नहीं बदली। फिर एक और बार सीन कट होता है और इस समय काफी ज्यादा साल बीत चुके होते हैं। उकीटाके और शिनसुई सामने खड़े होते हैं मिमीहागी के स्टैचू के सामने। हमको बताया जाता है कि ये स्टैचू 76 रोकेन डिस्ट्रिक्ट का लोकल डीएटी है और इसकी र्यूमर्स नोबल्स के बीच में बहुत ज्यादा फैली हुई है। रूमर ये है कि काफी समय पहले हेवन से एक डिवाइन पावर गिरी थी सोल किंग नाम की, जो कि इन लोगों को बहुत क्लियरली समझ में नहीं आ रही होती है। सोल किंग जो कि रॉयल पैलेस में रहता है, उसके बारे में क्या क्या बातें हैं, ये सबसे बड़ी मिस्ट्री हुआ करती थी। एनीवेज फिर शिनसुई कहता है कि भले देखने में आपको लगेगा कि ये आंख है और आंख ही सबसे पहले अटेंशन ले लेती है, पर एक्चुअली में ये राइट हैंड है। हमको ये भी बताया जाता है कि सोल किंग का लेफ्ट हैंड एडवांसमेंट दिखाता है, वही सोल किंग का राइट हैंड स्टिलनेस। दोनों के बीच में इन सब के बारे में काफी सारी बात होती है। फिर उसके बाद एक और बार सीन कट होता है और ये सीन तब होता है जब कायन शिवा मर चुका होता है। कायन शिवा बेसिकली कैप्टन उकीटाके का लेफ्टिनेंट होता है और उसके बाद सेंटर 46 जो कि गवर्निंग बॉडी है पूरे सेरेटे की, वो कह रही होती है उकीटाके को कि यू नीड अ न्यू लेफ्टिनेंट, क्योंकि पहली बात तो तुम्हें एक बहुत लंबी चौड़ी लंग डिजीज है, उसके बाद तुम्हारा हॉलो से भी सीन है, तुम्हें चाहिए ही चाहिए लेफ्टिनेंट। इसमें वो कहता है कि नहीं मुझे नहीं चाहिए, और उसके बाद अपनी लाइनें चिपका के वहाँ से चला जाता है। फिर वंस अगेन शिनसुई और उकीटाके बात कर रहे होते हैं। शिनसुई कहता है कि भाई अगर मेरी बात होती मैं तो 2 लेफ्टिनेंट रखता, वो भी दोनों सुंदर सुंदर लड़कियां। दोनों लोग मजाक करके कायन शिवा की डेथ को हल्का करना चाह रहे होते हैं। और इसी बीच वंस अगेन मोनाका स्वीट्स दे देता है शिनसुई उकीटाके को। फिर एक और बार सीन कट होता है। इस बार सीन कट होने के बाद हमको बताया जाता है कि कैप्टन यामामोटो मर चुके हैं, यानी कि पहला इन्वीजन हो चुका है युवा का सोल सोसाइटी के ऊपर।
सिंसुई कह रहा होता है कि मुझे पता नहीं था कि इतनी ज्यादा जिम्मेदारियां होती हैं हेड कैप्टन की, और ये मुझे अब पता चल रही हैं जब हेड कैप्टन मारे जा चुके हैं। फिर वो कहता है कि मैं दारू पी के यार थोड़ा सा चिल हो जाऊंगा, जिसपे उनोहाना कहती है कि तुम दारू पी के चिल हुए भी कब, मतलब दारू पीने से तुम्हारी प्रॉब्लम्स कभी खत्म थोड़ी होती है। जिसपे वो कहता है कि होती है स्पेशली तब जब लड़कियां मुझको डंप करके चली जाती हैं। फिर हमको पास का एक सीन दिखाया जाता है जहाँ पे कैप्टन उकिटाके मिमिहागा गॉड से प्रेयर कर रहे होते हैं। फिर एक और बार हमको कैप्टन उकिटाके दिखाए जाते हैं जो कि परफॉर्म कर रहे होते हैं कामी काके, आई मीन नाम बहुत ज्यादा काके टाके है, तो फिर आप उससे डिस्ट्रैक्ट मत होइएगा, कहानी पे कम्प्लीटली ध्यान बनाए रखिए। बेसिकली कामी काके वो प्रोसेस है जिसमें वो कम्प्लीटली अपनी बॉडी दे देगा मिमी हागी को, और उसके बदले में मिमी हागी रिजरेक्ट हो जाएगी। मिमी हागी मतलब बेसिकली राइट हैंड ऑफ सोल किंग, और जब तक वो रिजरेक्ट हो पाएगा तब तक कम से कम थोड़ी देर के लिए तीनों दुनियाओं के बीच में बैलेंस बना रहेगा। फिर वापस सीन कट होता है और हमको मार दिखाई जाती है युहबा और इचिगो के बीच में, पर इसी बीच हमको उकिटाके कमाल का डायलॉग बोलते हुए भी दिखाया जाता है। वो कहता है कि दो तरीके की लड़ाई होती है, जिस बात को कंप्लीट करता है सिंसुई। पहली लड़ाई होती है अपनी बॉडी प्रोटेक्ट करने के लिए, और दूसरी लड़ाई होती है अपना ऑनर प्रोटेक्ट करने के लिए। फिर जैसा मैंने कहा हमको मार दिखाई जाती है इचिगो और युहबा के बीच में, जिसमें युहबा कह रहा होता है कि तुम अब लड़ भी क्यों रहे हो, जो भी कुछ हो रहा था वो हो चुका है, तीनों दुनिया अब डिस्टेबलाइज हो जाएंगी और एग्जिस्ट करना खत्म हो जाएंगी। तब तक हम देखते हैं कि गांजू, साडो और ओरिहिमे और साथ में योरोइची ये लोग मिलके एक लंबा चौड़ा प्लान बनाते हैं अटैक करने का युहबा के ऊपर, पर युहबा बीइंग युहबा इन लोग के अटैक से उसके ऊपर कोई भी फर्क नहीं पड़ता है। और ओरिहिमे कंप्लीटली रिवाइव करने की कोशिश करती है अपना मैजिक, अपना स्पिरिचुअल प्रेशर यूज करके सोल किंग को, पर हंसते हुए युहबा कहता है कि तुम्हें क्या लगता है एक नॉर्मल से इंसान का मैजिक सोल किंग को वापस रिवाइव कर पाएगा, और इन सब का प्लान फेल हो जाता है। फिर वापस सीन कट होता है और उनको दिखाया जाता है उकिटाके जिसका हाथ मतलब मिमी हागी का हाथ जो कि उसकी बॉडी से निकल रहा होता है, वो बढ़ रहा होता है हेवेंस की तरफ यानी कि सोल किंग की तरफ, और वो किसी तरीके से होल्ड ऑन करने में कामयाब हो जाता है सोल किंग की पूरी बॉडी को, और जो ट्रेमर्स थे, जो भूकंप था, वो कम से कम बंद हो जाता है कुछ देर के लिए। और तब तक सोल फोन कहती है कि ये बहुत ही ज्यादा टेम्परेरी सक्सेस है, क्योंकि केवल तब तक काम करेगी जब तक उकिटाके जिंदा है। जिस मोमेंट में हमारा जोशिरो मर जाएगा उसी मोमेंट में ये पावर भी एग्जिस्ट करना बंद हो जाएगी। जिस पे उरोहारा कहता है कि इसको कोई गारंटी तो नहीं है, क्योंकि आई मीन कामिकागे का प्रोसेस भी पहली बार वो देख ही रहा होता है, ऐसा नहीं है कि उसको कोई एक्सपीरियंस है, पर फिर भी दिस इज द बेस्ट दे कैन होप फॉर। फिर एक असिस्टेंट आती है उरोहारा के पास जो कि कहती है कि टेंसी शो कंप्लीट हो चुका है, अब हमको आगे बढ़ना चाहिए। जिस पे उरोहारा कहता है कि हम लोग आगे बढ़ तो सकते हैं, पर सैड न्यूज ये है कि हमारे पास इनफ स्पिरिचुअल प्रेशर नहीं है। और फिर वंस अगेन सीन कट होता है और हमारे द गोट आइजन और सिंसुई के बीच में बातचीत हमको बताई जा रही होती है। सिंसुई आइजन से कहता है कि मुझे पता है तुम अपने स्पिरिचुअल प्रेशर से बात कर सकते हो, पर आई मीन क्या पता यहाँ जो प्लेस है वो तुम्हें ये करने से रिस्ट्रिक्ट कर रही है। फिर उसके बाद वो कहता है कि मेरे पास बहुत सारी कीज है, पर उनमें से मैं केवल 3 कीज यूज कर सकता हूँ तुमको फ्री करने के लिए। उसके बाद वो उसका मुंह फ्री कर देता है। वो कहता है कि कोई भी इंसान हो, अगर उसका मुंह 2 साल तक बंद है तो उसको बोलने में तो दिक्कत होगी, पर यू सोस्के आइजन आर वेरी स्पेशल, तो मुझे पूरी उम्मीद है कि तुम बोल सकते हो। उसका मुंह खोलने के बाद हम देखते हैं कि ऐसा ही होता है, सोस्के आइजन ना केवल बोल सकता है बल्कि अपनी क्यू का सुगित्सु की एबिलिटी यूज करके उसके सामने पूरा साक्षात आगे खड़ा हो जाता है। उसके बाद वो 2 और कीज यूज करके उसकी लेफ्ट आई और एंकल फ्री कर देता है। सिंसुई पूछता है कि तुम्हें कैसा लग रहा है अपनी 3 पार्ट को खुलवा करके, जिस पे आइजन कहता है कि तुम बिल्कुल भी नहीं बदले हो सिंसुई। जिस पे सिंसुई कहता है कि मुझे इसको तारीफ की तरह लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए मुझे नहीं पता है। एनीवेज इनके बीच में फिर लंबे छोटे डायलॉग होना चालू होते हैं, पर उससे पहले हमको बताया जाता है कि केवल इस कंडीशन में सिंसुई 3 कीज को यूज कर सकता था, कि जो लास्ट की है, जो ओकिंग की है, जो सबसे ज्यादा पावरफुल की है, वो सिंसुई की बॉडी के अंदर है। इसका मतलब कि अगर आइजन को अपनी कंप्लीट पावर चाहिए तो फिर उसको सिंसुई को खत्म करना होगा जड़ से, और सेंट्रल 46 को भरोसा होता है कि आइजन ऐसा ही करेगा। जिस पे आइजन सोच रहा होता है कि लोग कितने ज्यादा मक्कार हैं, जिस पे कैप्टन सिंसुई कहता है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, भले ही सेंट्रल 46 के बेस गलत होंगे पर ये भला ही चाहते हैं सोल सोसाइटी का। बेसिकली इसके बाद सिंसुई इनवाइट करता है आइजन को कि वो ऊपर आए और लड़ाई करे उनकी तरफ से युहबा के अगेंस्ट, जिस पे वो कहता है कि तुम्हें क्या लगता है मैं फ्री होना चाहता हूँ, जिस पे सिंसुई कहता है कि अगर तुम नहीं होना चाहते तो तुम 3 चाबियां यूज नहीं करवाते एनीवेज। फिर उसके बाद वो एक कुर्सी प्रेजेंट करता है जिससे बैठा के उसको ऊपर ले जाने का प्लान था। वहाँ पे आए जो बंदे थे जो कि आइजन को बांध के लेके जाने वाले थे, उसमें से एक उत्सुकता में उसकी तरफ आगे बढ़ जाता है, पर आइजन बीइंग आइजन उसका हाथ वहीं पे काट के गिरा देता है और उसको वहीं पे मार भी डालता है। इसके बाद आइजन कहता है कि मैं इस
पैथेटिक सोल सोसाइटी की हवा को सांस वैसे भी लेना नहीं चाहता हूँ, क्योंकि ऐसी सोल सोसाइटी जो कि यू पार्क से हार गई हो वो मेरे किसी काम की नहीं है। और इसी के साथ साथ ये एपिसोड खत्म हो जाता है। मुझे ये एपिसोड बहुत ज्यादा अच्छा लगा कि कैप्टन वोगिटा हमेशा से मेरे लिए एक बहुत बड़ी मिस्ट्री थे और फाइनली उनकी मिस्ट्री रिवील हो चुकी है। और वंस अगेन मुझे ये अच्छा लग रहा है कि कैसे सारे कैप्टन का एक परफेक्ट यूटिलाइजेशन है। सबकी डेथ में बहुत बड़ी मीनिंग है। जैसे कैप्टन उनोहाना की डेथ से कैप्टन केनपाची ज़राकी को पूरी पावर मिली थी, वही कैप्टन उकिटाकी की डेथ कितनी ज्यादा मीनिंगफुल है। I mean, मैं चाहता था इनका बंकाई भी देखने को मिल जाए, पर नहीं मिला तो कोई बात नहीं। पर हमें पता ही है कि शिनजुई का बंकाई तो देखने को मिलेगा ही। मुझे कम्प्लीटली उस दिन का इंतजार है। तो जैसा मैंने कहा, फिलहाल के लिए इस एपिसोड में इतना ही। थैंक